किसी स्पीशीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, किसी नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कोर करता है कि एनवायरनमेंट अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको टैकल डिफरेंट करेगा। जैसे 2 साल मेरे ख्याल से 2015 और 16 में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जहां वो नेशनल पार्क और बिलोंगिंग रिवर, यानी उसके बगल से कौन सी रिवर जा रही है उसको कनेक्ट कर दे रहे थे, ठीक है। जैसे हमारा जो रामगंगा रिवर है उसके बगल में हमारा कौन सा पार्क है, कौन सा, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। वो काजीरंगा पैसोला तो मानस नदी के बगल में। तो ऐसे कई क्वेश्चन थे जो एक्चुअली रिलेटिव नेचर का है, और यही यूपीएससी की खासियत है, ठीक है। वो आपसे स्ट्रेट ऑन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 12 क्या है, वो आपसे ये पूछेगा विच कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 और एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12, या रिलेटेड टू आर्टिकल 13 जहां लॉ है, या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ। आया समझ में? ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 का, ठीक है। आया समझ में? जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दे आर रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल वन डे अकॉर्डिंग टू पॉलिटी अगर आप ले लो तो एक बार पूछा कि इनमें से किस किस में वर्ड एजुकेशन आपको रेफरेंस मिलता है। 7 शेड्यूल में मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है, फंडामेंटल राइट में मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलता है। आया समझ में आपको? तो जो ऐसे क्वेश्चन है, रिलेटिव क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 चीज और अच्छी से जानना चाहिए कि कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तो कुछ ऐसा कोर सब्जेक्ट हो गए जहां दोनों में आपको मिलेंगे, और आप ये बोल नहीं सकते कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। आया समझ में? इसी के लिए आप जब फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हो, ठीक है, कीप एनवायरनमेंट इन माइंड, और जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो देन कीप ज्योग्राफी इन माइंड, ठीक है। इसको आप सेग्रीगेट नहीं करते। जैसे बहुत पिछली बार जो हुआ, पिछली बार जब हमारा यूपीएससी का पेपर आया प्री, तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा था, ठीक है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक का तो है, पर ज्योग्राफिकल एक मेन मुद्दा है, उसमें एक मेन रिलेटिव है। इसी के लिए जब यूपीएससी की तैयारी हो, ठीक है, यू कैन नॉट सेग्रीगेट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, तब आप सब्जेक्ट डिसिप्लिन में नहीं कर सकते। किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने को 2 एस्पेक्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, एथिक्स में। जब भी मैं नॉलेज की बात करता हूं अबाउट एनी सब्जेक्ट, एक है एक्वायर और एक है अप्लाइड, दोनों ए ही, ठीक है। इन दोनों को समझो, अगर आप ये समझ गए तो आपका काम काफी हद तक इजी हो जाता है। अप्लाइड में जब भी आप करोगे, अप्लाइड मतलब एडहेरिंग, सॉरी ये वाला एक्वायरिंग में का मतलब है कि आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग थिंग्स। अप्लाइड मतलब जब क्वेश्चन आया लिखने के लिए या टिक मारने के लिए, गोला मारने के लिए, तब आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं, क्या मेरे पास वो वाली नॉलेज है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हॉर्नबिल इज फाउंड इन विच स्टेट। अब हॉर्नबिल जो है नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में होती है, ठीक है, मणिपुर में उसका हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की वो स्टेट बर्ड है। आया समझ में आपको? इतना अंतर है सब में, ठीक है। अब जब मैं हॉर्नबिल की बात करता हूं, पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का तो कोई क्वेश्चन नहीं थे, स्टेट ही नहीं था उसमें, उसमें था केरला एक। तो हमने कैसे रिलेट किया? जैसे मैंने रिलेट किया कि देयर इज एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड इन स्टेट ऑफ केरला, तो मे बी इट्स केरला। आया समझ? दिस इज अप्लाइड पार्ट ऑफ इट। कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, आपको थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, थोड़ा गैस वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और गैस वर्क उसी का ज्यादा अच्छा होता है जो कोर जीएस में स्ट्रांग होता है, जीके में होता है, ठीक है। इन दी एंड आप वहां देखोगे तो आपको 2 या 3 स्टेटों में एक आता होगा या 2 आते होंगे, तीसरा भगवान भरोसे चले जाता है, लगाऊं ना लगाऊं, है ना। क्योंकि जब आप पहली बारी में गिनोगे अपने क्वेश्चंस कि पहली बार मैंने कितने सही किए, और अगर 35 सही हो रहे हैं आपके, तब तो वैसी लड़ाई हार गए, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे यार ये तो मैं हार गया, तो नेक्स्ट बारी में आप क्या करोगे, कम से कम आपको 50-60 तक तो क्रॉस करना पड़ेगा। अब 35 के ऊपर, इसका मतलब है अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं आपके? अगर 100 में से 35 माइनस करो तो कितने बचते हैं? 65। अब 65 में तुक्के लगाने हैं है समझ में आपको? अब आपको 65 में तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली काम आती है आपका गैस वर्क, और यहाँ पे आपकी कोर मेहनत और समझ आती है और प्रैक्टिस आती है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देखो वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि अगर आप किसी चीज में, यानी मेन कोर जो आपके जीके के जीएस के हमारे
सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तैयार करते हो, तो 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर बहुत ही अब्रप्ट पेपर ना आए, ठीक है, 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप टैकल कर सकते हो। फिर उसके बाद यू कैन प्ले 30 गेम, यानी जो गेस वर्क वाला है 30 क्वेश्चन में खेलोगे तो देयर इज अ सिक्योरिटी कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, आया समझ में आपको। बट इसकी भी कोई श्योरिटी एज सच होती नहीं, आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली पूरी, तो उसके बाद जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगी तो उसकी समझ ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगी। अच्छा, ये चोल डायनेस्टी की बात हो रही है, ये मौर्य डायनेस्टी की बात हो रही है, आपको पता है नंदा के बाद मौर्य आए, ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको पता है, तभी आप, जैसे एक यूपी पीसीएस में आया था, इनमें से सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा है, ठीक है, तो ओल्डेस्ट टेम्पल आप डायनेस्टी से लगा सकते हो, ठीक है, या क्रोनोलॉजी में आपने कभी पढ़ा हो तब लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूरी इसी के लिए हैं क्योंकि आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ो, एनवायरमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो फिजिकल ज्योग्राफी तो आपकी वैसे भी चली रही है आजकल, तो उसको बहुत अच्छे से करोगे तो ये वाला पार्ट आपका वैसे ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें इकोलॉजी को समझना प्लस इसके एक्ट समझना, दो दो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आया है कि स्पीशीज से, जो कोर जीएस का स्पीशीज से पूछ रहा है, कोर इकोलॉजी के चैप्टर, प्लस वो ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ दे रहा है। अब ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है मेरे ख्याल 323 आर्टिकल में है ना, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए बी में, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके एम्बिट में क्या क्या आता है ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं ईयर वाइज आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करते जाऊंगा कि क्या क्या पूछना है। तो बेसिक वो सीधे आपसे ये पूछ सकता है कि इकोसिस्टम क्या है, जैसे 2017 में पूछा उसने सिंपल कि एक स्टेटमेंट थी व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है, सिंपल, ठीक है। उसमें भी लोग गलत करके आ जा रहे हैं क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आया समझ में आपको। और मोर जटिल भी पूछ दे रहा है, दे रहा 2 ही नंबर है सबके, ठीक है। इसी के लिए आप तैयारी सबसे बेस्ट वर्ड्स की करो कि सबसे ज्यादा क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रिपरेशन करोगे इसमें उतना इजी आपके लिए पेपर दिखता जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक और चीज मेरी ये मानने में आती है और इसको मैं जानता भी हूँ कि जैसे ये मैंने सब्जेक्ट कराया तो मेरे साथी से कंप्लीट करो, यानी इन दी एंड आफ्टर 30 डेज जब ये सब्जेक्ट खत्म हो एनवायरमेंट का तो आप इसके क्वेश्चन करने लायक हो, ये आपकी कॉपी में लिखा ना रह जाए। इन दोनों में भी अंतर होता है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो तो गई है पर आपको नहीं आती, कॉपी में हो गई है, तो उसमें और उसमें पहले वाले में बहुत अंतर है। आया समझ में। कोई भी सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ रहे हो उसको अपने दिमाग में भी कंप्लीट करो कि हाँ ये मेरे से हो गया, ठीक है। सिर्फ उसको कॉपी तक ही सीमित मत करो कि हाँ ये कॉपी में करा और खत्म हो गया, क्योंकि फिर वो तो पाइल अप होता रहेगा, ठीक है। फिर आप शुरू जीरो से करोगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। आया समझ में। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसी के लिए आप जो सेकंड वाला है कि मेरे साथ ही 30 दिन बाद, जब मैं 30 दिन आप बोलूं कि टुडे आई वांट टू टेक योर एनवायरमेंट टेस्ट, तो आप रेडी रहो कि हाँ मैं आई एम रेडी, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन उसमें सही भी करो, ठीक है, क्योंकि यही तरीका है सिलेबस खत्म करने का, ठीक है। ऐसे एक समझो ये आपका सिलेबस का पॉइंट है और यहाँ से आप चलते जा रहे हो, तो द मोर यू लर्न द मोर क्लोजर यू आर, ठीक है। बट अगर ये है और आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, चल तो रहे हो पर क्लोजर नहीं हो, ऐसे में। तो जो अगर आप कॉपी में कर रहे हो, घर जाके उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप गोल गोल घूम रहे हो, ऐसे पास नहीं जा रहे हो। बट इफ यू आर लर्निंग थिंग्स, यू आर सॉल्विंग इट, ठीक है। इसी के लिए लर्निंग एस्पेक्ट से ज्यादा अप्लाइड एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज आपको कभी काम ही नहीं आई फिर वो नॉलेज का फायदा क्या है, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा ये, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे बीच बीच में। दूसरा, मेन और प्री और मेन दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज यू नीड फैक्ट्स एंड वैल्यू, दोनों का आपको बिल्कुल बराबर संतुलन बना के रखना होता है जब आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। आपको रिलेशंस बनाने पड़ेंगे शुरुआत से ही, ठीक है। डन होगी ये बात, ठीक। और एक और चीज मैं ये मानना चाहता हूँ कि आप एक एटलस लेके आना, जैसे आप ज्योग्राफी में लाते होंगे, सिद्धार्थ सर आपको कराते ही, सिद्धांत सर, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई होगी उन्होंने आपको, सारे रटा चुके होंगे अभी तक आपको,
बायोम वायोम नहीं रटे अभी तक? क्या करा उसमें आपने? नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं करी अभी हैं? शुरू हुई है अभी? अच्छा ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट वर्ड है, एनवायरमेंट, ठीक है, इससे क्या समझते हो आप? एनवायरमेंट से क्या समझते हो आप? क्या होता है एनवायरमेंट? है प्रेजेंस ऑफ, हाँ, और आपका क्या नाम था? मैं भूल गया था, मतलब सबके आपके हैं। आस्था जी, हाँ बताइए। व्हाट इज एनवायरमेंट? बोलते हैं ना यहाँ का एनवायरमेंट ठीक नहीं है। हाँ, सराउंडिंग, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इतना एनवायरन, ठीक है, ई लगा दो इसमें। एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है। एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में हमारे पास दोनों है, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब जैसे मैं बोलता हूं वर्ड बायोटिक, क्या बोलता हूं? बायोटिक। बायोटिक, आप पहला ही अगर वर्ड पकड़ लो, बायो, बायो मीन्स लाइफ, जिस जिसमें लाइफ है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोटिक, ठीक है। इसी के लिए अगर आप इसको पढ़ने लग जाओ तो लॉजी और लगा देते, तो क्या बन जाता है ये? बायोलॉजी, ठीक है, आया समझ में? बायो मीन्स लाइफ, जिस जिसमें लाइफ है, यानी एक मक्खी चल रही है तो उसमें लाइफ है, आप लोगों में लाइफ, बट ये पंखे, ये रॉड, ये कैमरा, इनमें लाइफ नहीं है। आया समझ में? दो बैटरी लाइफ बोलते हैं, पर वो नॉन लिविंग ही है, वो लिविंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कम ज्यादा हो रही है तो उसका वर्ड लाइफ में हम जोड़ देते हैं, पर बैटरी इज अ एबायोटिक। तो जब मैं इसके आगे ए लगा देता हूं तो ये क्या हो जाता है? एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग। इससे हमें ये पता चलता है कि जहां भी मैं रहूं वहां पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक जिसमें लाइफ है, और एक है एबायोटिक। तो एनवायरमेंट समझे? एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग विच इज फिल्ड विद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इतना समझ में आया? इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है जिसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? अब ओ, ये वर्ड जो इको है ये इकोनॉमिक्स वाला है, ओ क्यू वाला आपने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, जो ओ के आई ओ, ओ क्यू पढ़ा होगा। ओपीओ मतलब होम, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो ई सी ओ है वो ये सेम है, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे जब हम ओक्यू की बात करते हैं ये भी सराउंडिंग की ही बात हो रही है, बट जब मैं यहाँ पे लॉजी लगा देता हूँ इसका मतलब क्या हो गया? आई एम स्टडिंग माई एनवायरमेंट, मैं अपनी एनवायरमेंट को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। आया समझ में? नहीं आया बोलो हाँ या ना? एनवायरमेंट क्या हुआ? ठीक है, आर सराउंडिंग फिल विद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये बात समझ में आ गई? लिखो मत, ये सब मैं लिखवा दूंगा आपको, बस समझो पहले, ये रटो, ठीक है। इन चीजों को आपके दिमाग में आनी चाहिए, कॉपी में लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ज्यादा समय मिले तो ये किताब की आपको जरूरत ना पड़े, मैं ऐसे ही रटाऊं आपको शुरुआत से। तो इन लास्ट 30 डे यू नो ऑल एनवायरमेंट इज इन योर माइंड, सारे नेशनल पार्क, सारे बायोस्फीयर रिवर, नदी, पहाड़, सब एक साथ सब रटे होंगे, ठीक है। पर अपने को थोड़ा फोकस रखो और इन चीजों को समझने की कोशिश करो रादर देन लिखने की, ठीक है। वो मैं सब लिखवा दूंगा, मैंने खुद लिखे, देखो मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं सारे, ठीक है। ये अपने लिए बनाए थे मैंने किसी जमाने में, अब आपके काम आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन चीजों को समझो। एनवायरमेंट मतलब आर सराउंडिंग, ठीक है, फिल्ड विद बायोटिक एंड एबायोटिक। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आर सराउंडिंग, ठीक है। एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। अब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्री है सुंदर सा, ठीक है, और ये आप हो या मैं हूं, ठीक है। अब मैं इसको CO2 देता हूं, ये मुझको O2 दे देते हैं वापस, इंटरैक्शन हो रहा है ना हमारा, ठीक है। दिस इंटरैक्शन मींस इकोसिस्टम।
जहां पे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरचेंज होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। इंटर का क्या मतलब होता है? बिटवीन। बोलते हैं ना इंटर कॉलेज मैच है, इंटर टूर्नामेंट है। एक और वर्ड यूज होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा इंट्रा क्लास, इस मतलब विद इन क्लास। इंटर का क्या मतलब हुआ? बिटवीन, दो लोगों के बीच में। दो कॉलेज हो सकते हैं, दो यूनिवर्सिटी हो सकती है, दो कंट्री हो सकती है, कोई भी दो हो सकते हैं, दो प्लेनेट हो सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं वर्ड इंटर यूज करूंगा, इंटरएक्शन बोलते हैं ना वर्ड, इंटर का मतलब बिटवीन, एक्शन मतलब एक्टिंग पार्ट, बिहेवियर पार्ट। तो जहां भी चेंज होगा बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। तो आपको इंटरएक्शन जहां भी वर्ड ये आएगा, बिहेविंग वर्ड जहां भी आएगा, ठीक है, चेंजिंग वर्ड जहां भी आएगा, आप समझ जाओगे कि ये किसकी बात हो रही है? इकोसिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इकोसिस्टम की। अब तीनों वर्ड समझ गए आप? ठीक है, पहला कौन सा था? एनवायरमेंट। दूसरा कौन सा था? कौन सा था? इकोलॉजी। और तीसरा है इकोसिस्टम। तीनों के डिफरेंस समझ गए? ठीक है, एनवायरमेंट इज आर सराउंडिंग कंपोनेंट फिल्ड विद बायोटिक एंड एबायोटिक। इकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ आर सराउंडिंग। बहुत बढ़िया। और थर्ड वन इज इकोसिस्टम, द इंटरैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। डन हो गई। ठीक है, तो हेडिंग डालो एनवायरमेंट। The word envir या ENVIRON means our surrounding. The word envir ENVIRON, ठीक है, environment का एन जो पहला वाला पार्ट है, means our surrounding, our surrounding, our surrounding, comma, comma, encircle, comma, encircle, comma, encircle, और enclose, और enclose, और enclose, and meant means, or meant means, or meant means मेंट, आगे का मेंट है ना, एनवायरमेंट। मेंट मीन्स एक्शन। दैट मेंट इज अ रिलेशन, environment is a relation between individual ब्रैकेट में लिखो मैन, ब्रैकेट में लिखो मैन, एंड विद एंड नेचर। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा मत बोलना वीमेन, तो बोला ही नहीं, मैन ही मैंने यहाँ क्या। ठीक है, इसी के लिए ज्यादा फेमिनिस्ट होने की जरूरत नहीं। मैन इंक्लूड्स बोथ। ठीक है, हाँ, जहाँ सेग्रीगेट करने वाली होती है वो मैन और वीमेन कर देते हैं। ठीक है, डन होगी। अब जब मैं बोलता हूँ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन का क्या मतलब होता है? देयर आर कॉमन थिंग्स। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है, रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिलेट कैसे करते हो आप चीजें? व्हाट डज रिलेशन मीन्स? अरे बोलते नहीं मेरा रिलेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? इतने डरे डरे क्यों हो आप? हैं, नींद आ रही है आप लोगों को? फिर बोलो, रिलेशन का क्या मतलब होता है? बोलते नहीं ये मेरा रिलेटिव है, कजन है, हैं? हाँ, कनेक्शन है। और बोलो आस्था जी। हाँ, कॉमन है, इंटरेक्शन है। ठीक है, आप ये समझो, रिलेशन वही बनेंगे विच शेयर दी कॉमन, विच शेयर दी कॉमन। क्या कॉमन होगा उसमें? हैं? फैमिली लिंकेज होगा। और ठीक है, नहीं आया, ये क्या हुआ? अच्छा, लाइट। चलो मैं आपको आसान तरीके में समझाता हूँ। देखो, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको समझो, ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, अब मैं जब वर्ड इंडिविजुअल बोलता हूं कि ये सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में, आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आस्था को औरों से सेग्रीगेट कर सकता हूं।
वैसे कलेक्टिवली आप लोग क्लास कहलाओगे, कलेक्टिवली आप लोग क्लास कहलाओगे, चाहे उसमें एक हो या बहुत सारे हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ क्लास लिसन टू मी, इसका मतलब आप सब मुझे सुन रहे हो। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आस्था जी लिसन टू मी और रिया लिसन टू मी, ठीक है, तो इसका मतलब है आप लोगों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। आया समझ में? आप लोगों से अलग हो सकते हो, सेपरेट हो सकते हो। जैसे ही आप अलग हो जाते हो लोगों से, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी बन जाती है, तभी आप एक इंडिविजुअल हो। आया समझ में? तो हमारे में जब वर्ड स्पीशीज यूज करते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल। जब उसी स्पीशीज के बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, तो अब वर्ड आता है ये स्पीशीज का क्या मतलब होता है। हाउ यू डिफाइन स्पीशीज? स्पीशीज क्या होती है बताओ? हाउ यू डिफाइन स्पीशीज? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो पॉपुलेशन होता है स्पीशीज। अगर मैं किसी को स्पीशीज बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि जब उसका ऑफस्प्रिंग होगा, यानी जब उसका बेबी होगा, तो वो भी सेम कैरेक्टर का होगा, उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। जैसे आपने खच्चर सुना होगा, म्यूल सुना है ना, वो स्पीशीज नहीं है, क्योंकि वो मिक्स है किसका, हॉर्स और डोंकी का। तो उसका ऑफस्प्रिंग म्यूल का म्यूल नहीं हो सकता। खच्चर कभी पिताजी नहीं बन सकते इन शॉर्ट टर्म। आया समझ में? खच्चर कभी पिताजी नहीं बन सकते, जैसे हॉर्स पिताजी बन सकते हैं, ठीक है, वो एक यंग वन को जन्म दे सकते हैं, पर खच्चर नहीं दे सकते। तो हॉर्स एक स्पीशीज है। होमो सैपियन जो हम सब लोग हैं, वो एक स्पीशीज है। डॉग एक स्पीशीज है। आया समझ में? हमारी जो यहाँ की स्टेट बर्ड है, ठीक है, कौन है, मोनाल लोफोफोरस इम्पीजनस, जो उसका बोनेटिकल नेम है, वो एक स्पीशीज है, क्योंकि जब उसका यंग वन होगा तो मोनाल ही होगा। आया समझ में? बट जैसे म्यूल है, म्यूल कैन नॉट गिव बर्थ, ठीक है, तो वो उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो म्यूल नहीं हो सकता, तो वो स्पीशीज नहीं है। तो जब मैं स्पीशीज की बात करता हूं, तो मैं इंडिविजुअलिटी की बात करता हूँ। ठीक है, जब मैं स्पीशीज लगा देता हूं तो आगे आ जाता है। बट जैसे ही मैं इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल कलेक्टिवली एक साथ आ जाते हैं, ये सारे एक साथ आ जाते हैं, जैसे हम लोग एक साथ आ गए, तो मैं अगर काउंट करूं इनको, इन सबको मैं काउंट करूं एक साथ, ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं काउंट करूं एक साथ, तो मैं बोलूंगा कि व्हेन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इन एन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। तो हमारा सेंसेक्स होता है ना हर 10 साल में, वो क्या काउंट करता है, पॉपुलेशन काउंट करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोग हैं, तो हम सब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ है, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो सब होमोसेपियंस है, चाहे वो अफ्रीका से आ जाए, चाहे वो जापान से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, है तो होमोसेपियंस, ठीक है। अगर एक जापान लड़की एक अफ्रीकन लड़के से शादी करती है, तो उनका जो बेबी होगा, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, ठीक है, क्योंकि हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देयर आर डिफरेंट रेसेस ऑल्सो ना, तो कोई का भी रेस का हो, पर वो होगा होमोसेपियन ही। आया समझ में? सेम गोज विद द डॉग ऑल्सो, अगर आप क्रॉस ब्रीड कराते हो, जो होगा वो डॉग ही होगा, चाहे वो उसके फीचर्स अलग हो, ठीक है। ये भी इकेड इकेड इकोटोन, जब हम ये सब पढ़ेंगे आगे जाके, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। जैसे एक लामा है, वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, वो दिखता भेड़ जैसे है और स्पीशीज है कैमल की, फैमिली कैमल में आता है, पर वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से वो वैसा ढल गया है, ठीक है, उसके बाल वाल आ गए बिल्कुल भेड़ों की तरह, है में। तो ये सब हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है यार, इस सब्जेक्ट का पार्ट है, इसी में ही ये सब पढ़ा जाता है। तो जब नंबर ऑफ स्पीशीज कम टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। आ गया समझ में आपको, ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे ये एक स्पीशीज हो गई, और कौन सी स्पीशीज लाए हम, ऑरेंज ले आते हैं चलो, और ये दूसरी हो गई, ठीक है, खूब सारे आ गए ऐसे। तो अब दो स्पीशीज जब एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, या और भी आ जाती है, ठीक है, एक मिनट और भी ले आते हैं, व्हाइट ले आते हैं, ठीक, ऐसे कौन से कर लेते, ठीक, ऐसे समझो। अब व्हाइट नंबर वाले भी हैं, ऑरेंज वाले भी हैं, हमारे येलो वाले भी हैं। अब देयर आर डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मैं इसको ह्यूमन में ले आऊं, तो इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दो बहुत आसानी से। समझो ये वाले हमारे भगवा रंग वाले हिंदू हैं, ठीक है,
हिंदू, ये येलो वाले हमारे क्रिश्चियन हैं, और हमारे ये व्हाइट वाले हमारे सिख हैं, समझो। ठीक है, तीनों हैं, और भी हैं जैसे मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सारे पॉपुलेशन तो मैं किसी कम्युनिटी को देख के बोलता हूं कि दिस इज हिंदू कम्युनिटी या दिस इज मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना कम्युनिटी। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक एरिया में आती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। और कम्युनिटी एक स्पीशीज को या एक रिलीजन को डोमिनेट कर रही होती है, यानी किसी एक स्पीशीज उसमें डोमिनेट होगी। अब यहाँ पे हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हिंदू मेजोरिटी है समझो, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हिंदू कम्युनिटी है। आया समझ में? नहीं आया अभी? हाँ या ना बोलो। पॉपुलेशन समझ में आया आपको? क्या होती है पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। टाइम जरूरी है, ठीक है, टाइम और एरिया जरूरी है। जब तक आप एम्बार्कमेंट ऑफ एरिया नहीं करोगे तब तक आप पॉपुलेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे या टाइम डिफाइन नहीं कर पाओगे। डन होगी बात? हाँ या ना बोलो। ठीक है, और दूसरा है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी व्हेन डिफरेंट स्पीशीज कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटी एंड इट शुड बी डोमिनेटेड बाय वन स्पीशीज। ठीक है, जैसे अगर आपने भेड़, डॉग और एनी अदर काउस को एक साथ लिया है, ठीक है, तो अगर काउस का नंबर बहुत ज्यादा है तो आप बोलोगे दिस इज काउ कम्युनिटी, ऐसा कुछ। आया समझ में आपको? अभी ये स्टार्टिंग है, धीरे 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 करके आप सीख जाओगे। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? बोलो हाँ। आया कि नहीं आया? बताओ। हाँ जी, इतने खोए खोए से क्यों हो आप लोग हैं? क्या? हाँ जी सर, मजा सा नहीं आ रहा एनवायरनमेंट पढ़ने में? हैं? अभी तो पहले ही दिन है कि ऐसे ही रहते हो डरे डरे से? ठीक, चलो आगे करो। अब एक और चीज और जान लो। एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, और एक होता है हाइड्रोस्फीयर। होते हैं ये तीनों? बोलो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों होते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या हुआ? रॉक, सिंपल रॉक। एटमॉस्फेयर एयर, आपका ऊपर वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर इज वाटर। जहां ये तीनों मिलेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, हाँ, ये जो पार्ट है ये वाला, वही हमारा कहलाता है बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ, और स्फीयर मतलब जहां रहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? इसी के लिए बायोस्फीयर जब मैं बोलूं, वेयर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर मीट्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर लिखो। बायो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर लाइफ। बायो is a Greek word. Bio is a Greek word for life. The term biosphere, the term biosphere is coined by geologist Edward and referred this to a place on earth where life exists, to a place on earth where life exists। समझ में आया? अब जो ये एडवर्ड जी हैं, ठीक है, इन्होंने टर्म कॉइन किया था, क्या? बायोस्फीयर। जो पीसीएस एग्जाम होते हैं या लोअर पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बायोस्फीयर किसने किया, जैसे इकोलॉजी किसने किया, इकोसिस्टम ट्रांसलेट और स्लेट उन्होंने किया। ठीक है, जो हमारे ये जो पीसीएस या लोअर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या हमारे जो ग्रुप सी वाले पेपर है, ठीक है, उनमें वो नाम पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि किसकी डेफिनेशन है। बट अगर आप सीधे उसमें जाओगे हमारे आईएएस में, तब आपसे ये पूछ लेंगे वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, कहाँ होते हैं, वेयर हाइड्रोस्फीयर, ये सब मीट करते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा जो ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होंगे, पर आपको ये जानना है कि बायोस्फीयर इज अ प्लेस वेयर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? डन होगी, बायोस्फीयर वाला समझ में आ गया आपको? ठीक, आगे लिखो इसमें। अब
लिखो इकोलॉजी, वर्ड लिखो इकोलॉजी, ठीक है। लिखो द टर्म इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी, the term ecology has been derived from two Greek words, oikos, 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 which mean house or dwelling, which mean house or dwelling, house or dwelling, ठीक है। and logy means to study, and logy means to study. Ecology actually means the study of surrounding, the study of surrounding, the study of surrounding, study of surrounding। लिखो आगे, the two components of nature, the two components of nature, that is organism and environment, are not only complex and dynamic, but also interdependent, mutually reactive and interrelated, mutually reactive, लिख दिया आपने, एंड इंटररिलेटेड, ठीक है। जब इंटर का क्या मतलब है, बिटवीन टू इंडिविजुअल, बिटवीन टू कंपोनेंट, ठीक है। एक ट्री से एक ह्यूमन इंटरैक्ट कर रहा है विद द ऑक्सीजन, अगर कोई चिड़िया है तो वहीं रह रही है, उसकी ड्वेलिंग ही वही है, उसका घर ही पेड़ है, ठीक है। तो जैसे अभी हम पिरामिड्स पढ़ेंगे आगे टाइम पे, तो आप देखो कि एक पेड़ के ऊपर देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड रहती है, ठीक है। तो आप देखो ट्री उनकी ड्वेलिंग है, उनका जो एटमॉस्फेयर है वो अगल बगल ट्री के अगल ही घूम रहा है, तो ट्री एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन आई एम काउंटिंग बर्ड्स। तो रिलेट है ना, आया समझ। हम जंगल जब बोल रहे हैं तो जंगल सिर्फ हम पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो जंगली जीवों की भी बात कर रहे हैं, इट इज इंटर रिलेटेड, ठीक है। एक की स्टोन स्पीशीज करके हम बोलते हैं, आप समझो जो की स्टोन है वो आर्किटेक्चर का नाम है। जब मैं की स्टोन बोलता हूं, की स्टोन कहाँ से आया समझो, आर्किटेक्चर में ऐसे आपने आर्क देखा होगा, देखा है ना, ठीक है, मुस्लिम आर्किटेक्चर में आता है, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक स्टोन होता है, इसको ये की स्टोन होता है, अगर इसका बैलेंस खराब हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है, ठीक है। इसे क्या हम बोलते हैं, की स्टोन, ठीक है। वैसी एक की स्टोन स्पीशीज भी होती है जिसके कम या ज्यादा होने से और स्पीशीज में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसी के लिए ये जानना जरूरी है कि जब हम की स्टोन के बारे में पढ़े या की स्टोन स्पीशीज के बारे में हो तो ये क्या संदर्भ में कर रहा है। अब ये जो वर्ड है ये तो आर्किटेक्चर का है, पर यूज हम किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। जैसे एक नीश वर्ड आता है, NICHE, नीश, आगे पढ़ेंगे NICHE। नीश का मतलब होता है हैबिटेट, सराउंडिंग। तो ये नीश जो होता है स्पीशीज के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। कोई भी दो स्पीशीज एक नीश शेयर नहीं करती, एक हैबिटेट शेयर नहीं करती, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, टू स्पीशीज कैन शेयर द सेम नीश और नॉट, ऐसे वाला आया समझ में आपको। तो ये भी क्वेश्चन है जो आते हैं, बट इसके लिए आपको थोरो एक एक स्टेप करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपने एनवायरनमेंट पढ़ा, फिर आपने इकोलॉजी पढ़ी, फिर इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम करने के बाद आपने पिरामिड्स पढ़े, फिर आपने ये कार्बन साइकिल पढ़ी, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले गए, फिर उसके बाद आपने पर्टिकुलर बायोम्स पढ़े, टुंड्रा बायोम पढ़ा,
ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि टीक है वो कौन से बायोम का है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का है, डेसिडियस फॉरेस्ट का है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट का है, ऐसे में टुंड्रा का है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। ये सबको पढ़ने के लिए आपको सिस्टमैटिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सिस्टमैटिक पढ़ते हैं तो एक तो वो अच्छे से याद होता है, ठीक है, आपको पता है कि नेक्स्ट क्या आएगा इसके, ठीक है, एक तो याद बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। दूसरा इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है, आप रिलेट कर सकते हो चीजों को, दो सब्जेक्ट्स को। जैसे आपको जब सर पढ़ाते हैं तो पहले फंडामेंटल राइट पढ़ा देते हैं, पहले सबसे पहले आपको प्रीएम्बल पढ़ा दिया जाता है, मन लगा के बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोनेमली रिजॉल्व इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ऐसे करके बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक, फिर इक्वालिटी फर्टर्निटी जस्टिस सब आ जाते हैं लाइन से, फिर उन्हीं को आप फंडामेंटल राइट में पढ़ते हो। ठीक है, तो जस्टिस की जब भी बात आती है तो आप डीपीएसपी पे आ जाते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे आते हो ना ऐसे। फिर आप बोलते हो देखो प्रीएम्बल में ऐसा कहा गया था, ठीक है, आर प्रीएम्बल वांट टू सोशलिस्ट, तो हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल किसमें, सोशलिस्ट प्रिंसिपल किसमें, डीपीएसपी में आया समझ में। जब हम सेकुलर की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 14 को बोलते हैं कि नो रिलीजन नहीं होना चाहिए, 15 की बात करते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बोलते हैं ना रिलीजन वहां पे भी है, तभी तो सेकुलर है हमारा स्टेट, ऐसे करके। तो जब मैं नॉलेज की इसकी एजुकेशन की बात करता हूँ तो आर्टिकल हमारा 21A एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 45 हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 51A के हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, और तीनों डिफरेंट अलग अलग पार्ट में, वो थर्ड पार्ट में, वो फोर्थ पार्ट में, वो फिफ्थ पार्ट में है ना। पर टॉपिक क्या है, एजुकेशन, बनाना रिलेशन, क्योंकि हमने सिस्टमैटिक पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टमैटिक पढ़ा, क्यों तो हम समझ जाते हैं हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दे आर इंटर रिलेटेड। तो जब आप कोई आंसर लिख रहे हो एजुकेशन का और कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे रहे हो तो आपके पास तीन तीन है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तीन तीन अलग रिलेशंस बना सकते हो आप, इजिली बनाए ना आपने ऐसे। दिस इज हाउ टू रीड अ सब्जेक्ट, ठीक है, जब आप अडेयर कर रहे हो नॉलेज, जब आप सीख रहे हो नॉलेज, ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में शुरुआत से अगर आप आओगे तो सबसे पहले आप हड़प्पा कल्चर, या उससे भी प्री हिस्टोरिक जिसे बोलते हैं, जहाँ डेट ही नहीं है, ठीक है, वहां से शुरू करते हो, फिर आप वैदिक काल में आ जाते हो, फिर आप पोस्ट वैदिक काल में आ जाते हो, फिर जनपद में आते हो, फिर महाजनपद में आते हो, फिर आपके एरा शुरू हो जाते हैं, फिर आप डायनेस्टी पढ़ना शुरू कर जाते हो। उससे पहले तो डायनेस्टी आती नहीं, आया समझ। फिर एक एक डायनेस्टी पढ़ते हो, उसके में क्या आर्किटेक्चर यूज हुआ, उसमें क्या यूज हुआ, ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे पढ़ते हो, फिर मेडाइवल में आते हो, फिर मॉडर्न में आते हो ना, रिलेट कर पा रहे हो। अगर आप पूरा रिलेशन कर पा रहे हो और आपको पॉटरी का पूछा जाए क्वेश्चन कि पॉटरी के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप बोलोगे पहले वाले में सिर्फ यूजेबल पॉटरी थी, यूटिलिटी पॉटरी थी, बाद में पॉलिश पॉटरी आई, फिर ब्लैक वेयर आया, फिर रेड वेयर आया, आया समझ में। तो पॉटरी एक्चुअली ये बताती है कि सभ्यता कैसी थी, जितनी सुंदर पॉटरी उतनी लेविश सभ्यता, आया समझ में। दिस इज रिलेशन हाउ यू हैव टू मेक, और इसी से आपका जो वर्ड काउंट है वो बढ़ता है। अगर आपको 200 वर्ड में लिखने में आंसर है और आप कंटेंट दे रहे हो, प्रॉपर कंटेंट दे रहे हो, रिलेशन, डायनेस्टी और स्टाइल, ठीक है, तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एज में। सेम गोज विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, इसको भी उतना ही सीरियसली आप ऐसे सिस्टमैटिक ही पढ़ो, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, बाद में पार्क आएंगे, ठीक है, या बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, ठीक है। तो हर चीज को हम प्लॉट ऑन करते जाएंगे, ये कहाँ पे है, ये कब बना, इसके बगल में कौन सी नदी है। तो थोड़ा ज्योग्राफी का भी पार्ट है, उसमें आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, घर जाके उसको रटना पड़ेगा। बट एक बार अगर आपने ये सब कर लिया, फिर उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसको रटने में, क्योंकि आप समझ गए हो कि हाँ ऐसा होता है। अब्रप्ट चीजों को करने में, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, कि जैसे ही मैं बोलूँ सारे आर्टिकल पढ़ दो, या कल याद करके ले आना आप 50 आर्टिकल, तो आप 1 2 3 4 ऐसे रटोगे तब नहीं होगा। पर अगर आप एक एक आर्टिकल को पढ़ोगे, अच्छा आप बोलोगे स्टेट तो 12 में था, ठीक है, लॉ आपका 13 में है, इक्वालिटी की आप 14 की बात करते हो, डिस्क्रिमिनेशन की आप 15 में करते हो, एम्प्लॉयमेंट की आप 16 में करते हो, 17 में क्या है हमारा अनटचेबिलिटी, 18 में अबॉर्शन ऑफ टाइटल है, 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब मैं ऐसे पढ़ता हूँ, एक एक चीज पढ़ता हूँ, उसके कंपोनेंट पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, तब मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। जब मैं सिस्टमैटिक पढ़ता हूँ एफर्ट कम लगता है, समझ में ज्यादा आता है, याद लंबे समझते रहता है। और दूसरा एक और चीज है, जैसे ये अभी तो बहुत इजी इजी है, धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो नए नए शब्द आएंगे, ठीक है, जो मैटर है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसको उसी हिसाब से आप रटते जाओ, ठीक है, पढ़ते जाओ। मेरा एक और ये मानना है कि समझना बहुत कम होता है, समझना वहां होता है जहाँ कहा गया ना हो, है ना। जैसे आप अपने फ्रेंड के पास गए और आपने बोला कि यार जरा 5,000 रुपए दे दे आज, तो बोला यार ये कल ही खर्च कर रहे, तुम समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है कि उसके वो नहीं देना चाहता, उसके पास नहीं है। तो समझना वहीं पड़ता है जहां कहा नहीं जाता,
जहां आपको लिखवा दिया गया है पूरा प्रॉपर समझा दिया गया है, वहां क्या समझना है, उसको तो रटना है ना प्रॉपर, ठीक है। और फिर जब अप्लाइड आए तो तब यूज करो, अच्छा ये वैसा अप्लाई हो सकता है, ठीक है। डन होगी बात, चलो आगे लिखो इसमें। हिपोक्रेटिस, हिपोक्रेटिस, HIPPOCRATES, हिपोक्रेटिस, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, publish a paper, publish a paper entitled, entitled, इन्वर्टेड में लिखो ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस, इन्वर्टेड में लिखो ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस, फुल स्टॉप। आफ्टर हिपोक्रेटिस, आफ्टर हिपोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेसेस, प्लेसेस। पेपर आप समझते हो ना रिसर्च पेपर के बारे में, देखो तो उस समय इतना डिफिकल्ट नहीं था, आज के टाइम में रिसर्च पेपर अपने आप में लिखने में एक बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है, आसानी से छपता नहीं है। जर्नल में देते हो ना आप, डिफरेंट डिफरेंट जर्नल में देते हो अपनी रिसर्च, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ एथिक्स में, ठीक है, तो एथिक्स में जब मैं रिसर्च करता हूँ, मैंने तो लिख दिया, दूसरा मानने को तैयार नहीं है, ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है, तुमने कैसे कह दिया कि ये सही है, ठीक है। एथिक्स वैसे भी आसानी से समझ में आती नहीं किसी के, ठीक है, तो जब हम पेपर लिख के भेजते हैं वो एडिटर बोलता है ये सही नहीं है, इसको ठीक करके भेजो, ठीक है। बट उस टाइम की अलग बात है, जिसने पहले पब्लिश किया, पहली बारी में किया, तो उसका नाम आ गया। तो हिपोक्रेटिस, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, उन्होंने पहली बार जब पेपर लिखा और पहली बार लोगों के सामने आया कि एक ऐसा टॉपिक भी है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, जो एनवायरमेंट है। आज के टाइम में तो ये हॉट टॉपिक है, किसी भी कॉन्फ्रेंस होती है वो एनवायरमेंट की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, आया समझ में, कार्बन एमिशन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है, स्पीशीज ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्पीशीज ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। तो आज के टाइम में आपको एनवायरमेंट, यानी अगर आप रोज का न्यूज़पेपर खोलोगे, एक कॉलम आपको एनवायरमेंट का जरूर मिलेगा, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी चीते अफ्रीका से यहाँ लाने की, वहीं रहने देते, जो वहीं के निवासी थे वो भी ऐसी फॉरेन बिना ऐसी टिकट घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना, इतने महंगे आए, क्योंकि इससे एक्सचेंज है, इकोलॉजिकल एक्सचेंज भी होता है, जो चीज यहाँ पे एक्सटेंड होगी, ठीक है, उसको फिर से री इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, ये देखने में कि उसके क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको फॉरेन और ये वाली स्पीशीज भी बताऊंगा, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे यूकेलिप्टस है, ठीक है, अभी वो फॉरेन से यहाँ आ तो गया है। जैसे अगर आप ब्रिटिश काल में देखो, तो ब्रिटिश काल आपके पास क्या लाए, पटेटो, टमाटो, पहले ये इंडिया में पाए ही नहीं जाते थे, पुर्तगाल लाए टमाटो, सॉरी पटेटो, आलू जो है, इससे पहले आलू इंडिया में होता ही नहीं था, कचालू होता था, जो कभी कभी आप व्रत में खाते हो, ठीक है, जब आपके यहाँ व्रत होता है बनाती है ना मम्मी कचालू, ठीक है, जो थोड़ा फैमिली रिलेटेड होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इससे पहले होता ही नहीं था। और जो हमारा समोसा आया वो आया अरब से, इससे पहले इंडिया में समोसा ही नहीं होता था, ठीक है, वो इंडियंस थे जिन्होंने समोसे में आलू डाला, ठीक है, इससे पहले वो मीट होता था। जैसे मोमोज है, मोमोज तिब्बतियन डिश है, ठीक है, और उसमें आलू डलता था, उल्टा होता था, उसमें मीट नहीं डलती थी, वो आलू के बनते थे स्टार्टिंग में, बाद में हमने मीट डाला उसमें, चिकन, अब तो तंदूरी कुरकुरे हर तरह के मोमो में, चीज मोमो है ना, पिज्जा मोमो, आया समझ में, हम है जो उसे इनोवेट कर दे, रिलेट कर देते। बट अगर हम रिलेशन समझे तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी है जो फॉरेन से इंडिया आई, ठीक है। और जब आपने जिक्सोफिट पढ़ा होगा, किसने दिया था जिक्सोफिट, हाँ वैगनर ने, जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी बताई थी, तो उन्होंने बोला था पहले जो अर्थ थी और उसमें जो लिथोस्फीयर पार्ट था वो बिल्कुल एक था, बाद में टुकड़े हो के वो इधर उधर भागने लगा। जैसे अभी भी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन और बायोन्सी फोर्स उसको उस साइड कर रही है, ठीक है, खींच रही है उसको। अफ्रीका दो टुकड़ों में बंटने लगा है अब, ठीक है। तो पहले सब एक था, उसने सबको जोड़ा और बोला जिक्सोफिट, यानी ये इतना फिट होता है। जिक्सोफिट आपने कभी बचपन में जो एक पिक्चर आती है उसको पेस्ट करते हो, जब बिल्कुल एक क्लीन बनाते हो, उस गेम को बोलते हैं जिक्सोफिट वैसे, ठीक है, आया समझ में। तो ये जब पहली बार जब लोगों ने आया तब हमने समझ में आया कि हाँ ये भी एक सब्जेक्ट है पढ़ने वाला। इससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी नहीं, वेगनर ने दी। अब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हो आजकल, हैरी हेस ने जो दी है, ठीक है, इससे पहले कोई पढ़ता ही नहीं था उसको। वो आए, उन्होंने बताया नहीं नहीं कॉन्टिनेंट ऐसे थे ही नहीं, पेंथेसिया और पेंथेल्सा करके दो, पेंजिया और पेंथेल्सा करके उन्होंने नाम रखे, आया समझ में। वैसी हिपोक्रेटिस भी आए, इन्होंने बोला ये भी एक टॉपिक है पढ़ने वाले, मेडिसिन के टॉपिक है। और इकोलॉजी पे आगे अन्नस हैकल ने वर्ड इकोलॉजी दिया जो आज के हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है, और टॉल्स्टॉय ने इकोसिस्टम वर्ड दिया, जिसको आजकल हम बात करते हैं बार बार। पर ये सिस्टम जो लाए वो यही लाए स्टार्टिंग में, इन्होंने इस पे बता देगा। जैसे पबैट जो आप पढ़ रहे हो, उसके फादर कौन है? वुड्रो विल्सन है, क्योंकि पहली बार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा। इससे पहले हमारे चाणक्य पूरी चाणक्य नीति लिख चुके थे। जब उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी तो उन्होंने सप्तांग थ्योरी दी थी, उसमें 7 अंग होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के, ऐसे करके। तो जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो आप सप्तांग थ्योरी पढ़ते हो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, ब्रिटिश काल पढ़ते हो। ठीक है, ये जो दरोगा, कोतवाल, ये सब वहीं से चले आ रहे हैं। जो वर्ड पुराने कानून गो, लेखपाल बोलते हैं ना, पटवारी, ये जो वर्ड है ये वहीं से चले आ रहे हैं, नए इनोवेटिव नहीं हुए। वैसे ही जब भी हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तो थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ऐसे में, क्योंकि हमें फर्स्ट जानना है कि ऐसा कब से हुआ। ठीक है, तो आपके ऊपर ऐसे ही आ गया। आजकल आपने देखा होगा कि वो फिलॉसफी वाले सारे ऐसे आते हैं, जैसे वी कैन नॉट स्टेप आवर लेग ट्वाइस इन अ रिवर, आया था ना इस बार, वो हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद होगा एक बार। ठीक है, मेरे ख्याल से मिशेल ने दिया था वो, जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वही यही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज अपनी तरफ से देनी है, और कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो यूपीएससी में जब क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर एस्पेक्ट में नहीं होते, वो आपसे क्या चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं पता होता, आपको समझना पड़ता है कि क्या चाह रहे हैं। पीसीएस में ऐसा होता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लियर कट होते हैं, आपको पता है, वो पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बता देगा। हाउ यू कैन सेव आवर इकोसिस्टम, गिव ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इकोसिस्टम, ऐसे करके पूछ देगा, तब आपके ये सब काम में आएगा। आया समझ में? इसी के लिए ये सब कर रहे हैं, इसका समझ लो। ठीक है, आगे लिखो। आफ्टर हिको के अरिस्टोटल लिख दिया। अरिस्टोटल मेड अ स्टडी, Aristotle made a study of habitats on animal and environment। अब ये हमारे अरिस्टोटल भैया है ना, ये हर जगह है, चाहे आप पॉलिटी पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, आपको अरिस्टोटल वर्ड जरूर है। अरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, कार्ल मार्क्स, या आपको सोशलिस्ट हो, आप पबैट पढ़ रहे हो, आपको हर जगह मिलेंगे, या साइकोलॉजिस्ट हो, ये पता नहीं हर एक तो इनके पास इतना समय था कि हर चीज पे लिख पाते थे। एथिक्स पढ़ रहे थे तब भी अरिस्टोटल है, ये अरिस्टोटल। आगे लिखो। थियोक्रेटस, इनके बाद आगे लगाओ। थियोक्रेटस रिगार्डेड फर्स्ट इकोलॉजिस्ट, Theocritus regarded first ecologist because he wrote communities in which plants are associated, comma, the relation of plant, the physical environment and their physical environment, full stop. The study of nature science, was started by Reaumur, R-E-A-U-M-U-R, ये नाम है उनका, जिन्होंने ये पढ़ा, रियोमर, full stop. He published 6 volumes. On natural history of insects, containing ecological information
about insects. About insects. देखो एल्टन वेन, AN, एंटन, ANTON, एंटन वॉन वन हॉक, सॉरी ये HOOK, एल्टन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये वर्ड थोड़ा सुना सुना लगा होगा आपको। एल्टन वॉन ल्यूवेनहॉक, कॉमा, बेस्ट नोन एज द पायनियर, हाँ वर्स्ट ऑफ, ये हॉक ओ है, ओ डबल ओ, हॉक, एक्चुअली ये C है, HOCK, हॉक। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, WANHOCK। अभी यूज टू नहीं हो ना, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, हमारे सर तो बिल्कुल क्लियर बड़ा बड़ा लिखते हैं ना। ठीक, डन, ये वाला हो गया। देखो बेस्ट नोन एज पायनियर माइक्रोस्कोपिस्ट, बेस्ट नोन एज पायनियर माइक्रोस्कोपिस्ट of the early 1700th century, early 1700th century, studied food chain, and population regulation, ये फूड चेन और फूड वेब आगे पढ़ेंगे, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली मैं स्लाइड्स ले आऊंगा इसमें आपको दिखाने के लिए पिक्चराइजेशन, पर पिक्चराइजेशन आप बना तो पाओगे नहीं, है समझ। अगर आप लाइन ही बनाते रह गए पूरे उसमें पेपर में, तब तो 1 घंटे में लाइन ही बनेगा फिर, है ना। या अर्थवॉर्म ही बनाओगे या हॉक बनाओगे, तो फिर पेपर कब लिखोगे। तो नॉर्मली जब हम पेपर में जाते हैं तो हम नाम लिखते हैं, ऐसे में, जैसे ग्रास हॉपर, फिर ईगल, ऐसे करके ना। ठीक है, हम नाम लिखते हैं, हम इमेज नहीं बनाते। ठीक है, तो वो इमेज दिखने में तो अच्छी है, समझने में, इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन जो वर्ड है वो इमेज से आता है ना, फिर नेशन आगे वर्ड आगे लग जाता है। तो इमेजिनेशन के लिए जो स्लाइड्स दिखाई जाती है यहाँ पे, वो दिखने में तो अच्छा लगता है, पर वो पेपर में नहीं आ सकता। और आपका जो आपके वो है मार्क्स आने, वो तो आपके वर्ड्स में आने, आप पेपर में बनाओगे, वहां थोड़ी बना दोगे वो, या टैब लेके जाओगे, ये देखो हो गया मेरा पेपर, ऐसा नहीं होगा ना वहाँ पे। जैसे जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे और म्यूजिक पढ़ेंगे या डांस पढ़ेंगे, तो वो करना नहीं है, वो सिर्फ पढ़ना है, ऐसे में। जैसे भरतनाट्यम पढ़ोगे तो भाव, राग और ताल 3 से बना होता है। ठीक है, और एक सादिर जगह है, वहां से आया, 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा भूल गई रिया सब, पंडानालूर और थंजावुर, 7 उसके स्टेप होते हैं, अलारीपू, जातिस्वरम, वन्नम, सद्दम, थल्लाना करके। अब ये सब तो स्टेप्स हैं, तो एक बार क्वेश्चन आया था ये स्टेप्स कौन से डांस के, आया समझ में। वहां पे डांस थोड़ी करना है, आया समझ में। या जब गाओ, आप जब म्यूजिक पढ़ोगे तो ध्रुपद होता है, अलाप होते हैं, जोड़ होते हैं, तनम होते हैं, वनम होता है। ठीक है, ये सब टाइप ऑफ म्यूजिक है, यानी डिफरेंट टाइप हो। तो आपसे पूछेंगे वहां पे ध्रुपद इज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, बस इतना क्वेश्चन आएगा, आपको ध्रुपद सुनाना थोड़ी है। सेम गोज हेयर ऑल्सो, जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो उसको ऐसा इमेजिन करो कि यू कैन राइट ऑन योर क्वेश्चन पेपर, ओ सॉरी, हाँ, जो आपके आंसर शीट हो। ठीक है, आया समझ में। तो इजी वे में आपको चीजें प्रेजेंट करनी है। हाँ, जब एक्चुअली आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में डायग्राम का बड़ा रोल है। जैसे आपको ओरोग्राफिक रेंज बतानी है, पढ़ी आपने ओरोग्राफिक रेंज, क्या होती है आस्था? हाँ, कि जैसे ये माउंटेन, हमारा ये माउंटेन है ऐसे, ठीक है, ये हमारा माउंटेन है, और ये हमारी ब्लू कलर नहीं इसमें है, ये ऐसे ब्लू करके हमारी एयर ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमारे बादल बने हैं ऐसे, और वो बरस गए। दिस इज ओरोग्राफिक रेंज, है इसमें। जैसे कन्वेक्शन रेंज तो आप ऐसे बना सकते हो ऊपर की तरफ, तब बना सकते हो। और तीसरी कौन सी होती है साइक्लोनिक। ठीक है, 3, जब आप वो फ्रंट बनते हैं ना, वो एयर फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऐसे करके वहां पे आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। बट
एनवायरनमेंट में जैसे यूट्रोफिया हो गया, ये हो गया, उसके आपको इतने ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। या बायोम का क्वेश्चन आए तो आप टुंड्रा बायोम बनाने लगे। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर आप पे आए तब आपको थोड़े बहुत बनाने पड़ सकते हैं। जैसे डेजर्ट का क्वेश्चन आया तब आप तब बना सकते हो कि आपने अटाकामा डेजर्ट बना दिया। कहाँ पे है? हाँ, चिली में। ठीक है, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट है। उसके बगल से हमारा, जैसे हमारा ये साउथ अफ्रीका है, उसके बगल से हमारी एक कोल्ड करंट जाता है जिसको बोलते हैं हम हम्बोल्ट करंट, ठीक है, या पेरुवियन करंट। ठीक है, तो जब वो करंट आता है, वो कोल्ड करंट है, तब आप ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, और वो भी बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपको 7 से 8 मिनट मिलते हैं एक आंसर लिखने में। ठीक है, तब ये अप्लाइड पार्ट है। लिखो आगे। जेफरी, लिखो इन 1859 जेफरी GEAFFORI sent Hillary ST, आगे हिलैरी तो आप लिख लोगे, HILAIRE, हिलैरी, use the term ethology, 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 use the term ethology to refer the relationship क्या लिखा हमने? हाँ, refer the relationship between organism and environment. लिखो after him Ritter, REITER, introduce the term archaeology to explain the relation या interrelationship, to explain the interrelationship which exists between organism and environment. ठीक है, हो गया डन, फुल स्टॉप। लिखो द टर्म ओकोलॉजी, और ये OCC है, ठीक है, ओकोलॉजी ऐसे, जिसको आज हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, द टर्म ओकोलॉजी was first coined by German biologist। तो ये PCS और हमारे लोअर है ना, वो ये भी पूछ देते हैं ये कहाँ के थे। ठीक है, तभी मैंने वर्ड जर्मन लिख दिया इसमें, एक मिला था मुझे। जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, हैकेल HACKEL, हैकेल हैकेल, हाँ, अर्नेस्ट हैकेल in 1869। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि ये इकोलॉजी टर्म किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, और हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी। ठीक है, कहाँ से ये शुरुआत हुई। डन हो गया बात, जिसको आज हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी इकोलॉजी को आज हम विच इज यूज एज इकोलॉजी, तो ये भी यूज कर लो। एंड दिस इज नाउ यूज एज इकोलॉजी। कहीं आप बोलो बाद में कि ये ओकोलॉजी तक ही था, इकोलॉजी तो आया ही नहीं। ठीक है, हो जाता है ना ऐसा भी। डन होगी बात, ये समझ में आ गया? इतनी हिस्ट्री समझ में आ गई आपको, एनवायरनमेंट समझ में आ गया। ठीक है, फिर इकोलॉजी समझ में आ गई। अब लिखो इन 1935 टेंसले, TANSLEY, टेंसले, ठीक है, इंट्रोड्यूस द टर्म इकोसिस्टम, introduce the term ecosystem, which initiated the era of ecosystem approach to ecology,
इकोसिस्टम अप्रोच टू इकोलॉजी, अप्रोच टू इकोलॉजी, इकोसिस्टम अप्रोच टू इकोलॉजी। कहाँ रुक गया आपके कलम? हो गया डन? ये बात समझ में आ गई आपकी? इसमें अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। अब यहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक तो हम टर्मोलॉजी पे बात कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है? अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन कॉन्सेप्ट? बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। और कॉन्सेप्ट इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यू विच मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट एनीथिंग, ठीक है? बोलते हैं ना इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ नॉलेज है जो सही नहीं है, ठीक है? तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात करते हैं, दिस इज अ रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ फैक्ट एंड वैल्यू, ठीक है? और ये फैक्ट और वैल्यू क्या होती है? हैं? हमने तो खूब डिस्कस किया है, भूल गई। क्या नाम था आपका? नाम क्या था? हाँ जी सोनम, याद आ गया। अब बोलो सोनम जी, व्हाट इज फैक्ट एंड वैल्यू? समथिंग विच इज ऑलवेज राइट। फैक्ट आप समझो सिंपल टर्म में, जैसे ये बोर्ड है हमारा 2x3 का, दिस इज अ फैक्ट, ये हमेशा रहेगा। वैल्यू यानी मुझे पढ़ाते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक ये वैल्यू ये होती है। एक वैल्यू का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है? जो एक्चुअली अनमेजरेबल होता है, ठीक है? आपको अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कोई मेजर थोड़ी कर सकता है, अनमेजरेबल होता है। तभी आप कभी कार वॉश को देके आते हो या कार या बाइक सर्विस देके आते हो, तो वो आपसे पूछते हैं सर 1 से 10 के बीच में कितने मार्क्स दोगे आपके सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ इतना होना चाहिए। तो आपकी कार बहुत चमक रही है तो आप 9 दे देते हो, ठीक है? आपको मजा नहीं आया तो आप 1-2 दे देते हो। पर एक्चुअली 1-2 या ये नंबर आपके सेटिस्फेक्शन के नंबर नहीं है, ये बस आप दे देते हो अपने हिसाब से काउंट करके, हाँ ऐसा होना चाहिए। कोई मापदंड नहीं है। क्या पता कुछ दूसरे का 3 आपका 5 हो। आया समझ में आपको? जैसे आप सबने एक एक कॉफी पी, सबने बरिस्ता गए और पी के आ गए, ठीक है? या सस्ती जगह सामने पी ली, है ना? तो चाय पी के आए आप। अब मैं बोलूंगा 1 से 10 के बीच में इसको मार्क करो कैसी थी ये चाय। तो जैसे आपका क्या नाम है? दीप। दीप जी ने कॉफी पी, तो सॉरी चाय पी, और आपका क्या नाम है? अश्मिता जी ने पी ली। अब अश्मिता जी का जो 5 है, क्या पता दीप का 6 हो सेटिस्फेक्शन लेवल। आया समझ में? तो वैल्यू को अनमेजरेबल होती है, ठीक है? इसको आप मेजर वेजर नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ एक्सप्रेस की जाती है। इसी के लिए बहुत बोलते हैं बहुत प्यार करते थे तुमको सनम, गाना सुना आपने? बहुत करते तो पहले कितना करते थे ये नहीं पता ना उनको, ठीक है? या आप बहुत बहुत कर लो आप, पर उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये ऐसा थोड़ी होता है कि 25% प्यार करते थे तुमको सनम, आज अब 125 करने लगे हम। ऐसा नहीं होता है ना, ये सब वैल्यू वाला बात है, ठीक है? हम दिल दे चुके सनम, उसमें दिल थोड़ी दे देता है कोई आदमी, सिर्फ बात करता है कि ऐसा एक इमोशन है मेरी तरफ से। दिस इज वैल्यू एस्पेक्ट। ये नॉर्मली सोशल साइंस में ज्यादा यूज होता है, इकोलॉजी में इतना यूज नहीं होता, क्योंकि आप डॉग की क्या वैल्यू है सोसाइटी में तो जान सकते हो, पर वो क्या फील करता है ये आप नहीं जान सकते ना। आया समझ में? आया समझ में आपको? एक डॉग, फॉक्स या जैसे चीता ही आए, उसकी हमारी इकोलॉजी में क्या वैल्यू है, ये फूड चेन, फूड वेब से तो पता चलती है, नंबर स्पीशीज और ऊपर गिरने पे फैक्चुअल वैल्यू में। बट एट से जो हम फिलोसफी में वैल्यू यूज करते हैं वो नहीं है समझ, सिर्फ वर्ड इंपॉर्टेंस आ जाता है, हाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। तो कई बार आपको सुनते हुए मिला होगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, इसका मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस वाली बात हो रही है, ठीक है? यानी जब आप तोलने में आओ तो किसको ज्यादा तोल देते हो, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, इसमें ऐसे फिलोसफिकल टर्म वैल्यू यूज नहीं कर सकते। डन होगी बात? चलो आगे लिखो। फर्स्ट द the four concept of ecology, the four concept of ecology starts from holism, HOLI, starts from holism। फर्स्ट लिखना वन और लिखना होलिज्म, HOLISM, होलिज्म। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, सिंपल सब में इंडिविजुअल, ठीक है? जिसको मैं आपको अभी समझा रहा था कि पहले सबसे पहले जो बात होती है वो इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। फिर हम लाएंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ लाएंगे फिर हम कम्युनिटी, बहुत सारे, फिर हम बाहर के एनवायरनमेंट को जोड़ देंगे, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम।
ठीक है, फिर हम बायोम को जोड़ देंगे, फिजिकल वाली धूप छांव सबको जोड़ देंगे, और लास्ट में एक अर्थ बना देंगे, क्योंकि उसके अंदर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। टिल नाउ डेट अभी एक्सो प्लेनेट ढूंढ रहे हैं, अर्थ जैसे प्लेनेट ढूंढ रहे हैं ना, बट मिले नहीं है। बोल सकते हैं हाँ हो सकता है एलियन आ रहे हैं, पर लाइफ अभी तक हमारे हिसाब से अर्थ में ही है और ढूंढा जा रहा है और प्लेनेटों को जो अर्थ जैसी है, जहां लाइफ में एग्जिस्ट। आया समझ में आपको? ठीक है, लिखो होलिज्म। द टर्म होलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। द टर्म holism derived from a Greek word which means holon, HOLON। क्या है? holon, which means entity, which means entity, which means entity। ठीक है, which means ब्रैकेट में लिख लो इंडिविजुअल, अगर ये एंटिटी भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इंडिविजुअल। ठीक है, लिखो आगे। द टर्म कॉइन्ड बाय साउथ अफ्रीकन, द टर्म कॉइन्ड बाय साउथ अफ्रीकन स्टेटमेंट्स जैन क्रिश्चियन स्मर्ट, जैन क्रिश्चियन CRISTIAN smut, SMUTS, smuts, in his entitled book Holism and Evolution, in 1926, full stop. The process of holism has been conceived as a directive and creative अब ये दो वर्ड है, एक है डायरेक्टिव और सेकंड वन क्या है? क्रिएटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टिव का क्या मतलब है? हाँ, डायरेक्शन देना। ठीक है, बोलते हैं ना डीपीएसपी, बोलते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं ना। वो काय की डायरेक्शन है? किस चीज की डायरेक्शन है वो डीपीएसपी? हाँ, गवर्नेंस की। जब क्योंकि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए रोल करते हैं कि वो इस समय क्या अनफोर्सेबल है। ठीक है, नॉट फोर्स बाय लॉ नहीं है, क्योंकि इस समय हमारी उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी वो इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव साउंड नहीं थी कि वो सारे मापदंड लागू कर पाए। आया समझ में? इसी के लिए उन्हें अनफोर्स छोड़ दिया गया। बट दोज आर इंपॉर्टेंट, इसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बोलते हैं। डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन, प्रिंसिपल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, और पॉलिसी तो आप जानते हो इसकी, कि जब जब गवर्नमेंट बनाए स्कीम फॉर पब्लिक, ठीक है, तब तक डीपीएसपी को ध्यान में रखें। आया समझ में? क्योंकि वहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ना 39 में। इसी के लिए हमारे पास क्या है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है 1976 का। आया समझ में? धीरे धीरे वी आर अचीविंग दैट टारगेट ऑफ एनफोर्सेबल। डायरेक्टली नहीं हो रहा है बट बाय लॉ हो रहा है। आया समझ में? तो जब मैं डायरेक्टिव की बात करता हूं तो हमारे जो ये हमारे स्मर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, इंडिविजुअल एवोल्यूशन है, या स्पीशीज एवोल्यूशन है, जो एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ोगे कभी जिसमें सब्जेक्ट लिया, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में चलता है। जैसे हम बोलते हैं हम एप से आए, धीरे धीरे हम पेड़ों से जमीन में उतरे, फिर स्ट्रेट हुए, फिर चलने लगे। आया समझ? ठीक है, ऐसा कुछ वो डायरेक्शन है। और क्रिएटिव का मतलब होता है जो आज नहीं है कल हो सकता है। ठीक है, क्रिएशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, जब मैं क्रिएटिव बोलता हूँ ये बहुत क्रिएटिव है, इसका ये मतलब है कि इससे पहले वैसा देखा नहीं गया, क्रिएट किया गया, कुछ नया बनाया गया। आया समझ? जो इससे पहले नहीं देखा गया था। ठीक है, तो जो हमारी स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज है, जो एक जैसी दिखती तो है, ठीक है, एक फैमिली की भी है, जैसे हम बोलते हैं कैट फैमिली की, उसमें छोटी बिल्ली भी है, उसमें हमारा लायन भी है, उसमें टाइगर भी है, उसमें चीता भी है, उसमें लेपर्ड भी है। आया समझ में? है वो कैट फैमिली के, बट दे आर ऑल डिफरेंट इकोलॉजिकल
अप्स एंड डाउन, ठीक है, इकोलॉजिकल टाइप्स की वजह से वो चेंज होता है, इको टाइप बोलते हैं उनको, आगे हम ये भी पढ़ेंगे। बट ये बोल रहे हैं डायरेक्टिव और क्रिएटिव दो अलग अलग एस्पेक्ट है। डायरेक्टिव मतलब इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, कि एक डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐसा ऐसा एवोल्यूशन होता है, और कुछ स्पीशीज निकल के आती हैं जो आज से पहले नहीं थी। ठीक है, डन हो गया, दोनों वर्ड समझ गए, आगे लिखो इसमें। ठीक है, क्रिएटिव प्रिंसिपल ऑपरेटिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन इकोलॉजी, ऑपरेटिंग इन फर्स्ट टू लास्ट इन इकोलॉजी, फर्स्ट टू लास्ट इन इकोलॉजी, ऑपरेटिंग इन फर्स्ट टू लास्ट इन इकोलॉजी। जब मैं इसकी बात करता हूं तो आगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन भी पढ़ेंगे, जहां पहले ग्रास आती है, फिर श्रब्स आती हैं, फिर स्मॉल ट्री आते हैं, फिर लॉन्ग ट्री आते हैं, ठीक है, और ये सीरी बोलते हैं जब ट्रांसफर होता है उन दोनों का। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन भी है इसमें चैप्टर, ठीक है, वहां आप ये ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे ये वाला पार्ट, पर तब के लिए अभी के लिए आप याद कर लो, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, तब आप इंटर रिलेट कर पाओगे। अच्छा हमने वो वहां पढ़ा था, ठीक है, जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटी जब फर्टर्निटी पढ़ रहे होते हैं, ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो फर्टर्निटी प्रियम्बल पढ़ रहे होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्टर्निटी की बात कहाँ हो रही है, तो आप बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज में हो रही है। तो जब इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलूंगा तो मैं बोलूंगा स्मर्ट ने क्या कहा था कि डायरेक्टिव एंड क्रिएटिव प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ। तो जब आप पेपर में लिख सकते हो, ठीक है, जब आप लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो आप प्रॉपर, इसको याद रखा करो, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू स्मर्ट, स्मर्ट है वैसे, अकॉर्डिंग टू स्मर्ट, होलिज्म इज टेंडेंसी, holism is the tendency in nature to form holes, to form holes, HOLE वाला नहीं है, WHOLE वाला है, ठीक है, वो छेद वाला होल मत कर देना, to form holes the greater than the sum part, through creative principle, through creative principle and evolution, full stop. Thus this is the basic principle, underlying the ecological theory, इसका ये मतलब है, मोटा मोटा मतलब समझो कि जो भी स्पीशीज, जो भी एंटिटी, इंडिविजुअल हमारे एनवायरनमेंट में, लिख लिया आपने, बेसिक इकोलॉजिकल थ्योरी लिख लिया, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है वो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, उसका रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने हमारे अलमीरा रखी है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, ये अपने आप में, आपकी बाइक अपने आप में कंप्लीट है, हम ह्यूमन अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, बट वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फॉर फूड एंड एनर्जी, ठीक है, हमें फूड भी चाहिए और एनर्जी, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन पार्ट ऑफ आर सिस्टम, जो मेरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है उसका ऑक्सीजन एक पार्ट है, कि मैं ऑक्सीजन ब्रीथ करूंगा, वो लंग तक जाएगा, प्यूरिफाई होगा, ब्रोंकाइटिस में जाएगा, फिर ब्लड में जो हमारे वैक्यूल्स है उनसे मिलेगा, फिर ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा, ठीक है, फिर जो हमारा कार्बन CO2 है फिर वापस आएगा, फिर हम उसको एक्सपायर कर देंगे, बाहर भेज देंगे। तो ये पूरा सिस्टम तो है हमारे में, बट हमें इसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। आया समझ में आपको? तो आज इतना ही करो, ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है, आज तो पहला ही लेक्चर है, मेरा टारगेट है 30 दिन में इसको पूरा खत्म करना, ठीक है, रटा के बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, यानी आपको आफ्टर 30 डेज ये आना चाहिए, ठीक है, कॉपी में नहीं रहना चाहिए, इसके लिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, अभी तो स्टार्टिंग है, जब 7-8 लेक्चर हो जाएंगे, महाभारत वहां से शुरू होती है ना, ठीक है, डन होगी बात। इसके बाद आपकी और कोई क्लास है हिंदी की? अच्छा, यूपी PCS की। हिंदी एक बहुत ही जटिल भाषा है ना, हमारी समझ से बाहर, बड़ी मुश्किल होती है। चलो फिर, ओके, थैंक यू सेशन।